हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा, द कॉमर्स गुरु। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे करंट सेशन 2022-23 के अकाउंटेंसी के अंतर्गत आने वाले कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट के बारे में। तो जैसा मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में आपसे डिस्कस किया था, बताया था कि इस साल से अपने पुराने करिकुलम पैटर्न को इम्पोज करने की बात की है, एंड जिसके अकॉर्डिंग सिलेबस के पीडीएफ में ये मेंशन है कि इस साल कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट बनेगा। सो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न का जो स्टेज सभी के मन में है कि क्या इस साल कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट बनाना है या नहीं। तो इस विषय में मेरा ये मानना है कि देखिए, एट द एंड ऑफ द सेशन जब जनवरी फरवरी में प्रैक्टिकल्स होंगे, एक्सटर्नल्स आएंगे, तो आप उस केस में प्री बोर्ड्स की तैयारी में लगे होंगे। तो आपके लिए ये सिंपल नहीं होगा कि उस प्रेसियस टाइम पर आप अपने इस काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट को, जो काफ़ी ज़्यादा ही रियल मायने में कॉम्प्रिहेंसिव है, बड़ा है प्रोजेक्ट, उसको बना नहीं पाएंगे कम समय में। तो बेहतर यही है कि अभी आप उसको टाइम यूटिलाइज करके बना लें, और उसके बाद अगर बाद में कंफर्मेशन किसी ऑफिशियल लेटर से आता है कि कॉम्प्रिहेंसिव नहीं बनाना है, इन केस, जो कि रेयर चांसेस है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा भी, बनाना तो पड़ेगा। तो ऐसे केस में आप बनाए हुए चीज़ों को अलग रख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं बना होगा तो उस कम समय में उसको बनाना कहीं ना कहीं मुश्किल होगा। तो बेटर यही है कि बनाकर अपने काम को हम अपडेट कर लें। तो इसी सीरीज़ में मैं आज के इस वीडियो में आप सभी से डिस्कस करने वाला हूं एक काफ़ी बेहतरीन प्रोजेक्ट, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट के अंतर्गत, जिसमें हर एक स्टेप को काफ़ी बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया गया है, और किस तरह से हमें कहाँ पे क्या चीज़ टेकअप करना है, किस सीक्वेंस में बनाना है, उन सभी चीज़ों को आज मैं शो करने वाला हूँ एक प्रोजेक्ट फाइल के माध्यम से। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। आइए स्टार्ट करते हैं। सो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को अपने प्रोजेक्ट के कवर फाइल के साथ। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ये एक डेकोरेशन का स्टाइल है, और जो काफ़ी सिंपल या एक अट्रैक्टिव या एक अच्छा कलर कॉम्बिनेशन कह सकते हैं आप, क्योंकि ऐसा नहीं डेकोरेशन के नाम पे आप बहुत कुछ डेकोरेट कर दे और अंत में वो डेकोरेशन भी आपको अच्छा ना लगे। तो आपको सिंपल, सोबर और अच्छा नीट क्लीन प्रेजेंटेशन देना होता है। तो दिस इज़ द कवर फाइल, एंड इट इज़ अप टू यू कि आप कैसे प्रेजेंटेशन देते हैं। दिस इज द फर्स्ट कवर पेज, जिसमें कि आप अपने स्कूल को इंट्रोड्यूस करते हैं, अपना नाम, अपना सीबीएसई रोल नंबर, जिसको मैंने फिलहाल के लिए हाइड कर दिया है, अपना क्लास, सब्जेक्ट वगैरह आप इंट्रोड्यूस करते हैं। एंड अगेन ये एक डेकोरेटिव पार्ट है जो आप अपने तरीके से कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ अ सैम्पल ऑफ द सर्टिफिकेट पेज, जो कि आपको लगाना ही होता है, जिसमें आप इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही एग्जामिनर्स का वहाँ पर नाम मेंशन करते हैं और उनके साइन रहते हैं। दिस इज मैंडेटरी फॉर ऑल। ये है एक्नॉलेजमेंट का पेज, जिसमें कि स्टूडेंट की तरफ से एक्नॉलेजमेंट रहता है अबाउट द प्रोजेक्ट फाइल, जिसको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं और आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप इसको देखकर भी अपना एक्नॉलेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए लिख सकते हैं। नाउ फॉलोड बाय द पेज ऑफ एक्नॉलेजमेंट, अब आता है इंडेक्स का पेज, जिसमें आपको ध्यान रखना कि इंडेक्स के पेज में टाइटल्स या कंटेंट्स आपको मेंशन करने हैं। जैसे कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट हम जिस पे आज वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं, ये बेसिकली इसी पर है। रेस्ट जो पार्ट है आपका स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, ये आज के इस वीडियो में नहीं है, और ना ही ये स्पेसिफिक टू, जबकि ये सब बनने हैं इस साल हमारे प्रोजेक्ट के तौर पर। लेकिन इन सभी के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले भी अपलोड किए हैं, तो आप इनके लिए रेफरेंस के लिए और अदर वीडियो सेक्शंस में मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप सर्च करेंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। और आज हम बात करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट के इन सभी चीज़ों को लेकर के, जिसमें आप देख सकते हैं मोर देन 40 पेजेस का इसमें इस्तेमाल हुआ है। हर एक प्रोसेसिंग को मेंशन हमने टाइटल के अंदर किया है या कंटेंट्स के अंदर, और उसके साथ उसके पेज नंबर को वहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है कि किस पेज से लेकर किस पेज तक वो दिखाया गया है। ठीक है, तो वेरियस टाइप्स ऑफ हमारे फॉर्मेट्स होते हैं इंडेक्स के लिए, आपको जो सुटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो कर लें। तो ये हो गया आपका इंडेक्स का पेज। नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग बेसिकली, जिसमें हमने दिखा रखा है कि ये हमारा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट है सब्जेक्ट अकाउंटेंसी से, जिसमें कि ट्रांजैक्शंस, जर्नल एंट्रीज, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, एंड उसके बाद रेशियो एनालिसिस किया गया है। तो आइए
अब बात करते हैं ट्रांजैक्शन से। तो जैसे देखिए आपके पास एक ये ट्रांजैक्शन है, और बता देना चाहूँगा आप सभी से कि ट्रांजैक्शंस यहाँ पे सेल्फ मेड है, नथिंग एल्स। इसमें बच्चों को थोड़ा सा अलर्ट रहना है, टीचर्स को उस पर थोड़ा बारीकी से ध्यान रखना है, और बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही बेहतरीन आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक ओनर का नाम हमने एज्यूम कर लिया है, और उनके बिजनेस को कब स्टार्ट किया वो डेट हमने रख लिया है, लोकेशन वगैरह हमने रख दिया है, और फिर जिस दिन स्टार्ट किया है उस दिन के अकॉर्डिंग उनका बैलेंस, मतलब एक प्रीवियस डेट में इन्होंने स्टार्ट किया था, और जिस साल के लिए हम लोग इनके बिजनेस को इंटरप्रेट करने जा रहे हैं वो डेट है हमारा अप्रैल 1 2018, और जो कि वाइंड अप होता है 31 मार्च 2019। तो इन बिटवीन सेशन में जो ओपनिंग डेट है हमारा, उस डेट में ये हमारे बैलेंसेस थे एज पर द प्रीवियस रिकॉर्ड्स। और उसके बाद 18-19 के सेशन में आपके बिजनेस में कई ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो उन ट्रांजैक्शंस को हमने कंपाइल किया है, और उसके बेसिस पर आगे हमने उसको फर्दर प्रोसेसिंग में लगा रखा है। तो आइए देखते हैं इस बेसिक ओपनिंग डेटा के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस क्या है। तो जैसे ये है, अप्रैल के मंथ में कई सारे ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है। मई के मंथ में ऐसे ही कुछ ट्रांजैक्शंस है। नाउ वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी अगर मैं एक एक ट्रांजैक्शंस को पढ़कर उसके बारे में बताना शुरू करूं। तो आज की वीडियो का मकसद इन ट्रांजैक्शंस का एक्सप्लेनेशन नहीं है, बल्कि मकसद ये है कि इन ट्रांजैक्शंस को डेवलप करना है, हर मंथ को इन्वॉल्व करना है, और रैंडम डेट्स को इस्तेमाल करते हुए वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस रखने हैं। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना है आप लोगों को कि ट्रांजैक्शंस ऐसे बनाइए जो अंत में आपके ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में अच्छे से आ सके, जिससे कि आपका डेटा एनालिसिस बाद में हो भी सके। ऐसे ही बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ, जिसमें जुलाई के मंथ, अगस्त, सितंबर का मंथ इन्वॉल्व है, फॉलोड बाय अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, देन एज ऑन जनवरी, फरवरी एंड मार्च। और हमने इसमें जीएसटी को भी इंक्लूड किया है। सीबीसी ने इसके लिए कोई आपको कंपल्सन नहीं दिया है कि आपको जीएसटी इन्वॉल्व करना है, आपकी मर्जी है, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो जो ट्रेंड है, जो सिस्टम है हमारे कंट्री में, उसके अकॉर्डिंग जीएसटी काफ़ी मैंडेटरी फील हो जाता है। तो इट्स अप टू यू एंड एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर टीचर कि आपको जीएसटी लेना है या नहीं लेना है। नाउ जैसा देख सकते हैं आप कि इस बच्चे ने ट्रांजैक्शंस जहां खत्म होते हैं उसके नेक्स्ट पेज पर एक सेपरेट पेज लगा दिया है, जिसमें कि उसने हाईलाइट किया है कि अब यहां से हम जर्नल एंट्रीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ डेकोरेशन, ये आपकी मर्जी पर आप कैसे डेकोरेट करेंगे, लेकिन मेरे तरफ से ये सजेशन होगा कि जहां ट्रांजैक्शन वाइंड अप होंगे उसके नेक्स्ट पेज से आप जब जर्नल उसका बनाना स्टार्ट करेंगे तो बीच में जरूर इंडिकेट करिए कि अब आप जर्नल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, जो हमारा ओपनिंग डेट के ट्रांजैक्शन है, इसको हम ओपनिंग डेटा कह सकते हैं, जो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा, ये रहा वो, आप देख सकते हैं इस पेज नंबर 1 पर। इन सभी को हम कन्वर्ट करते हैं एज ओपनिंग एंट्री। तो ये रहा आपके सामने उस फर्स्ट डेट के बैलेंस को लेकर के आपकी ओपनिंग एंट्री विद नरेशन एंड विद द अमाउंट्स, ठीक है। और ये अगेन कहूँगा अकाउंटेंसी का प्रोजेक्ट है, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं है, सिंपल अच्छा बनाएंगे तो अच्छा तभी लगेगा। एंड देन फॉलोड बाय हर एक डेट की जर्नल एंट्रीज दी गई हैं, तो आप इसको देख करके एंट्रीज भी समझ सकते हैं। अगर किसी एंट्री में कोई डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, और साथ ही साथ कैसे बनाया गया है वो चीज़ें आपको नहीं आती तो ज़रूर पूछिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एंट्रीज़ की तरफ। तो ये है नेक्स्ट पेज पर बाकी की कुछ 4 एंट्रीज़, फॉलोड बाय नेक्स्ट पेज। मैं ऐसे ही आपको स्क्रॉल करते हुए दिखाना चाहूँगा, क्योंकि एक एक एंट्री को पढ़ करके टाइम अननेसेसरी मैं आपका वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। हाँ, आपको इन चीज़ों को कॉपी अगर करना है या इनसे कुछ हेल्प लेना है तो आप वीडियो को यहाँ पॉज करके स्क्रीनशॉट ले करके आप इससे मदद ले सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट डेट्स के कुछ एंट्रीज़ देख सकते हैं आप। मंथ चेंज होकर अगस्त में हम एंटर कर चुके हैं, और उस हिसाब से जीएसटी को इन्वॉल्व करते हुए आपके सामने कुछ एंट्रीज हैं, इनपुट आउटपुट जीएसटी, है ना। तो ये है आपके सितंबर के मंथ, देन फॉलोड बाय अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एज ऑन जनवरी, फरवरी, यहाँ तक आपका आ जाता है फरवरी, मार्च तक में आपने अपने सारे ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में कन्वर्ट कर दिया। तो एज पर द सिस्टम ट्रांजेक्शन्स डेवलप होने के बाद आपको जर्नल बनाने होते हैं जो बन चुके हैं, एंड जर्नल के बाद आपका आता है लेजर का प्रोसेस स्टेप्स। तो जर्नल के बाद लेजर आया। तो जैसे मैंने कहा, इस बच्चे ने अपने प्रोजेक्ट फाइल में हर एक प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले एक अलग से मेंशन करके दिखाया है कि अब हम क्या करने जा रहे हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, एक डेकोरेटिव फॉर्म में इन्होंने दिखा रखा है लेजर अकाउंट्स। हम वेरियस अकाउंट्स अब ड्रॉप करने वाले हैं, जो हमारे इस प्रोजेक्ट का काफ़ी वाइटल पार्ट है और जहाँ पर मैक्सिमम एरर्स निकलने के चांसेस होते हैं।
तो देखिए ये है आपका सबसे बड़ा अकाउंट जो लेजर के फॉर्म में बनता है, वो है कैश अकाउंट। अगर कुछ वैल्यूज़ आपको यहाँ पर हाइड नहीं दिख रही होंगी क्लियरली, तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि उसके लिए ज़्यादा आपको पैनिक नहीं होना है। जैसे देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कैमरा से खींची गई फ़ोटोज़ हैं, तो यहाँ पर वैल्यू थोड़ी हाइड हो गई हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं ज़्यादा खास करना है, बस इतना करिएगा, जिस डेट का ये अमाउंट है, जैसे ये है 12 अक्टूबर 2018, तो 12 अक्टूबर के डेट में जर्नल एंट्री आपकी बनी हुई है, उसको देख करके इस वैल्यू को आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो दैट इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट। हाँ, थोड़ी सी परेशानी आपके लिए ज़रूर बढ़ जाती है, बट इतना आप समझ सकते हैं। नाउ कैश अकाउंट वाइंड अप होता है आपके इस पेज पर आकर के। नेक्स्ट आपका आता है बैंक अकाउंट। नेक्स्ट आता है, ये कुछ 3 और अकाउंट आपके सामने, लेकिन अब आपको कुछ मैं सीक्रेट बताना जरूर चाहूँगा, ध्यान रखना है आप लोगों को। देखिए कैश अकाउंट आपका रियल अकाउंट है, तो इसलिए इसको वाइंड अप करेंगे बैलेंस शीट जैसा वर्ड लिख करके। तो आपको पता ही होगा, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट को बैलेंस शीट लिख करके क्लोज करते हैं, जबकि नॉमिनल अकाउंट्स में जितनी चीज़ें आती हैं उनके लिए रूल अलग है। उसको या तो हम ट्रेडिंग अकाउंट लिखकर वाइंड अप करते हैं, और या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आपको अगले पेज पर दिखाई देने वाला है। बैंक अकाउंट भी आपका पर्सनल अकाउंट है, तो आप यहाँ बैलेंस शीट देख पा रहे हैं। लेकिन इस पेज पर जितने अकाउंट हैं, इनमें से आपके सामने ये रहा स्टॉक, और स्टॉक आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, तो ये रहा नॉमिनल अकाउंट के फॉर्म में आपके सामने। उसमें बैलेंस शीट नहीं लिखा है, जबकि क्या लिखा है, ट्रेडिंग अकाउंट। जबकि ये जो आपके सामने अकाउंट है, और ये पर्सनल अकाउंट है, इसलिए इसमें बैलेंस शीट आएगा, या तो अगर ये अकाउंट क्लोज हो चुके होंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बैलेंस बचा है, इसलिए बैलेंस शीट नहीं आया है, दोनों टोटल्स बराबर हैं। नेक्स्ट इस पेज पर आपको दिख रहा है राजेश का लेजर अकाउंट, फर्नीचर का और ऑफिस इक्विपमेंट, जिसमें से या तो पर्सनल अकाउंट है या तो रियल अकाउंट, इसलिए सब में बैलेंस शीट मिलेगा, या तो टोटल इक्वल आ चुका होगा तो कोई बैलेंस नहीं मिलेगा। अच्छा, आप देख सकते हैं बच्चे ने बहुत ही सिंपल तरीके से डेकोरेट किया, लेकिन काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, अट्रैक्टिव भी लग रहा है। तो ये चीज़ आपको भी ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा कलर का इस्तेमाल करके आप अपने अच्छे खासे प्रेजेंटेशन को बेकार भी कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे आप। इस पेज पर आपको प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सभी हमारे एसेट्स हैं, यानी सभी रियल अकाउंट है। इसमें सब में आपको बैलेंस शीट दिखेगा, और अगर इक्वल होगा तो कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं मिलेगा। अगेन आपको इस समय दिख रहे हैं तीनों के तीनों पर्सनल अकाउंट है, नेहा, रोहित एंड कैपिटल, तो ऑल पर्सनल अकाउंट्स। अगेन ये बैलेंस शीट होगा, और या तो इक्वल आ चुका होगा तो कोई बैलेंसिंग नहीं होगा। अब इसमें आते हैं तो आपको इसमें 2 नॉमिनल अकाउंट दिख रहे हैं, जैसा कि बैंक लोन, ये तो आपका लाइबिलिटीज यानी पर्सनल अकाउंट है, तो बैलेंस शीट आपको दिख रहा है। लेकिन डिस्काउंट ये आपके नॉमिनल में आता है, इसलिए आप देखेंगे बैलेंस शीट नहीं है, तो जबकि क्या लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन प्लेस ऑफ बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। परचेस अकाउंट अगेन नॉमिनल है, तो ये जहां जाता है वो है ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट हमने बैलेंस शीट को लिखकर दिखाया। ये ट्रिक आपको जानना होगा, जितने भी नॉमिनल अकाउंट है उसमें बैलेंस शीट नहीं आता है, उसमें आता है उस पर्टिकुलर फॉर्मेट का नाम जिसमें वो ट्रांसफर हो जाता है अंडर द फाइनल अकाउंट, जो कि है ट्रेडिंग अकाउंट या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट पेज पर आप देख सकते हैं इनपुट CGST, इनपुट SGST, इसमें बैलेंस शीट होता है क्योंकि ये बाद में सेट ऑफ किया जाता है। सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, तो इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, अगेन इन सब में भी बैलेंस शीट होता है, बाद में सेट ऑफ करते हैं आपस में। डिस्काउंट रिसीव नॉमिनल अकाउंट, इसलिए इसमें लिखा गया प्रॉफिट एंड लॉस। माही एक पर्सनल का अकाउंट है। फैक्ट्री रेंट एक आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, फैक्ट्री रेंट एक एक्सपेंस है, यानी कि नॉमिनल अकाउंट, इसमें भी लिख दिया गया ट्रेडिंग। कमीशन, एडवर्टीजमेंट, टेलीफोन एक्सपेंस, सेल्स रिटर्न, ये सब इसमें से हमारे नॉमिनल के नेचर के हैं, इसलिए सबका बैलेंसिंग करते हुए प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग लिखा गया है। ऐसे ही स्टेशनरी, रेंट रिसीव्ड, रिपेयर, वेजेस, सब नॉमिनल है, सब में आपको ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई देगा। बैड डेट्स अगेन नॉमिनल, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस लिखा गया है। इंटरेस्ट ऑन लोन नॉमिनल, इसीलिए प्रॉफिट लॉस लिखा गया है। पारुल एक नाम है, इसका मतलब पर्सनल अकाउंट, तो बैलेंस शीट आपको दिख रहा है। लॉस बाय फायर एक नॉमिनल अकाउंट, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ड्राइंग एक पर्सनल अकाउंट, इसीलिए बैलेंस शीट। इंश्योरेंस प्रीमियम नॉमिनल अकाउंट, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लास्ट में दिखेगा। सीनू यानी कि पर्सनल अकाउंट, दैट मीन्स बैलेंस शीट। पलक पर्सनल अकाउंट, दैट मीन्स बैलेंस शीट। सैलरी नॉमिनल अकाउंट, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस। डेप्रिशिएशन नॉमिनल अकाउंट, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस तरह से आपने देखा 33 पेजेस आपके अब तक यूज हो चुके हैं, और सबसे ज़्यादा पोर्शन जिसमें आपको वर्क करना पड़ा वो है लेजर। और इसीलिए मैं कह रहा था कि जब आपको कंफर्मेशन मिलेगा तब तक बहुत देर हो चुका होगा, इसलिए आप CBC के PDF में जहाँ मेंशन है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट, उसको दिमाग में रखते हुए इस पर वर्क शुरू कर दे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, समय आपका यूटिलाइज हो जाएगा आज का अभी का। नाउ जर्नल बन चुका है, लेजर हो चुका है, और जर्नल लेजर के बाद अगला स्टेप हमारा आता है ट्रायल बैलेंस। तो देखिए फिर बच्चे ने बहुत ही क्रिएटिव वे में यहाँ पर दिखा दिया है कि अब हम ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट के बारे में वर्क देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर जो आता है दैट इज ट्रायल बैलेंस विद द हेल्प ऑफ ऑल द लेजर बैलेंसेस। तो जैसा आप सभी जानते हैं ट्रायल बैलेंस का जो फॉर्मेट होता है, नेम ऑफ अकाउंट LF,
डेबिट, क्रेडिट बैलेंस और वो सारे लिस्ट ऑफ अकाउंट जो हमारे लेजर में बने थे, लेकिन जरूरी है कि उसमें बैलेंस ईडी होना चाहिए या ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अगर वो अकाउंट क्लोज हो चुका है, इक्वल आ चुका है, तो उसका नाम इसमें नहीं होगा। आप लिखकर अननेसेसरी उसके लिए प्लेस ना कंज्यूम करें। तो ये सारा वो लिस्ट है, सबके बैलेंसिंग वैल्यूज हैं डेबिट या क्रेडिट में। और उसके बाद जैसा आप सभी जानते हैं कि दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क कि हमारा ट्रायल बैलेंस टैली कर जाए। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये एक मुश्किल वर्क होता है, डिफिकल्ट टास्क होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। कई बार आप पैनिक हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं और कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, इक्वल नहीं आता है तब। इसीलिए समय को अच्छे से यूटिलाइज करते हुए इक्वल लाना है, और ये अभी पॉसिबल है। लास्ट में जब आप बोर्ड की प्रिपरेशन में लग चुके होंगे तब ये मुमकिन नहीं कर पाएंगे। नाउ, अपने प्रोजेक्ट को कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर लाने के लिए और अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन का यूज़ करेंगे। यानी ट्रायल बैलेंस के बाद जैसे 11th के चैप्टर्स में आपको एडजस्टमेंट मिल जाते थे, वैसे ही अपने ही विश पर 3, 4 या 5 एडजस्टमेंट आप अज्यूम कर लेंगे, जिनमें सबसे पहला होगा क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद ये सब आपकी मर्जी पर है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों को डिक्टेट किया था, अकॉर्डिंगली बच्चों ने इंश्योरेंस प्रीमियम का एडवांस ले लिया है, सैलरी का एडवांस या आउटस्टैंडिंग किसी का ले लिया है। इस तरह से करके कुछ पॉइंट बच्चों ने बना लिए, सो दैट कि आपके प्रोजेक्ट में वो सारी बातें इनकलकेट हो जाएं जो हम लोग एक अच्छे कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट में देख सकते हैं। नाउ, अब ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन वी आर सपोज टू मेक द फाइनल अकाउंट, जिसका बेसिक नाम है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। बिल्कुल वही जो 11th के क्वेश्चन में होता था। ट्रायल बैलेंस अगर आपका इक्वल आ चुका है, एडजस्टमेंट आपने बना लिए हैं, तो अब इन सब में ज़्यादा वर्क आपके लिए नहीं रह जाता है। तो देख सकते हैं हमने यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट बना रखा है। ट्रेडिंग से हमारा आंसर आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, जो ये रहा, उसको फॉरवर्ड यहाँ कर दिया गया। और उसके बाद हमारा एडजस्टमेंट्स को लगाते हुए, जैसे आप देख सकते हैं वेजेस में एडजस्टमेंट्स हैं, यहाँ पर इंटरेस्ट में एडजस्टमेंट है और डेप्रिशिएशन लगाया गया है। और इसी तरह से इसका रिमेनिंग पार्ट आपको नेक्स्ट पेज पर दिखाई देगा, जिसमें बाकी के पॉइंट्स लिखे गए हैं। जैसे ये रहा आपके सामने, इंश्योरेंस पर एडजस्टमेंट्स है, सैलरी पर एडजस्टमेंट है, और एज अ रिजल्ट आपके फर्म का नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आ चुका है 179400। ये सब जरूरी है क्योंकि आपको इसके बेसिस पर रेशियो एनालिसिस करने होते हैं ना। अब आता है आपका फाइनल स्टेटमेंट का आखिरी पोर्शन, जो कि है बैलेंस शीट, जो आपका टैली करना चाहिए और जो कर रहा है। क्योंकि आपका ट्रायल बैलेंस इक्वल था, तो देयर इज नो चांस कि ये इक्वल ना आए। कैपिटल में जैसा हमेशा करते हैं वो सब आपने कर रखा है, नेट प्रॉफिट तक जोड़ दिया। लाइबिलिटीज में लोन, जीएसटी का सेट ऑफ करने का रूल आपको अप्लाई करना है। अगर आपको जीएसटी के बारे में ये चीज़ें नहीं पता है, तो मेरा सजेशन है कि जीएसटी को इस प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व ना करें, क्योंकि 12th क्लास में आपके पास फुर्सत नहीं है कि जीएसटी को आप अब समझे, डिस्कस करें और उसके बारे में वर्क करें। तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ एसेट्स आपके सामने हैं और उसका टोटल मिलाकर बैलेंस शीट इक्वल है। तो ये है आपका एक अच्छा खासा बैलेंस शीट, जिसमें डेटा की कोई कमी नहीं है, जिसके बेसिस पर आप इजीली अब एनालिसिस का काम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके आगे का पार्ट। तो जैसा अब आप देख रहे हैं, ये जो वर्क अब हम कर रहे हैं, ये हमारे 12th के थर्ड बुक, यानी कि जिसको हम कहते हैं पार्ट बी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके रेशियो के आने वाले टॉपिक्स हैं, जिसके अंदर हम वेरियस रेशियोज को कैलकुलेट करेंगे, एटलीस्ट 5 से 10 रेशियोज के बीच में, ताकि हम अपने इसके बेसिस पर कुछ कंक्लूजन्स निकाल सकें। तो जैसा आप देख सकते हैं, हमारे फाइनल अकाउंट्स को ड्रॉप करने के बाद हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं। उसका फॉर्मूला लगा दिया है, और जो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे फर्म का आया था उसके बेसिस पर और बाकी डेटा को अप्लाई करके हमारा एक आंसर आ चुका है। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला लगाया, वो निकाला हमने, और इन दोनों के बेसिस पर एक कमेंट ड्रॉ किया या कंक्लूजन ड्रॉ किया अबाउट द फर्म्स परफॉर्मेंस अंडर प्रॉफिटेबिलिटी। इसी तरह से हमने फिर लिक्विडिटी रेशियो को अप्लाई किया। उसके अंदर आने वाला पहला रेशियो हमारा है करंट रेशियो, उसका फॉर्मूला लिखा। करंट असेट्स के अंदर जो कुछ आता है वो सब नाम यहाँ मेंशन बच्चे ने करके दिखा दिया। आप भी ऐसे करके दिखाएंगे, दैट विल बी वेरी गुड। और तब उसके बेसिस पर आपको किसी को समझाना और अपने लिए भी समझना बहुत ही आसान हो जाता है। ये रहा उसके आगे का कैलकुलेशन पार्ट। ये सभी एसेट्स को जोड़कर करंट एसेट्स की वैल्यू बन गई। करंट लायबिलिटीज के जो इस समय एग्जांपल्स मौजूद है क्वेश्चन में, उसको जोड़कर करंट लायबिलिटीज बन गया और उसका एक रेशियो निकाला गया, जो कि ये आपके सामने है। उसके ऊपर आपका कमेंट, ठीक है। तो ये सब वर्क आपको करना है अंडर कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट। उसी तरह से दूसरा रेशियो आता है क्विक रेशियो, उसका फॉर्मूला एंड उसके डेटा को लगा करके उसका रेशियो कैलकुलेशन किया गया है। इसी तरह से टर्नओवर रेशियो आता है आपका। टर्नओवर रेशियो के अंतर्गत जैसा डेटा आपके पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आपने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल लिया है, वर्किंग कैपिटल रेशियो निकाल लिया है, उसके ऊपर कमेंट कर लिए। तो 1 2 नहीं देख सकते आप यहाँ बच्चे ने 1 2 3 यहाँ से लेकर 4 5 6 टोटल 6 रेशियो बच्चे ने यहाँ निकाले हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी सफिशियंट है। नाउ अब बच्चे ने क्रिएटिवली ये काम जो करना ही चाहिए एक प्रोजेक्ट वर्क, क्योंकि आप कर रहे हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हर रेशियो का दिखाया है। जैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर आपने
दो रेशियोज निकाले थे, एक था नेट प्रॉफिट रेशियो और एक था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। उन दोनों ही को आपने यहाँ पर ग्राफ में प्रेजेंट करके दिखा दिया है कि कितना और कितना आया था दोनों। ठीक है, तो ये आपका एक काफ़ी वाइटल एंड अट्रैक्टिव पार्ट होगा जो आपको अच्छे स्कोर करने में मदद करेगा। लिक्विड रेशियो को आपने कैलकुलेट किया था, उसके अंदर करंट रेशियो था, लिक्विड रेशियो, उसका ग्राफ एक साथ है। टर्नओवर रेशियो में आपने दो रेशियो निकाले थे, उसका ग्राफ यहाँ सामने है। तो यानी हर कैटेगरी से आप रेशियो को कम से कम दो ले लेंगे तो चार कैटेगरी मिलाकर 8 रेशियो बड़े आसानी से आप बना सकते हैं। और अगर हर कैटेगरी से ना भी निकाल पाए तो एटलीस्ट 3 कैटेगरी तो आपके सामने है, उसको कर ही सकते हैं आप। तो इस तरीके से आपने देखा अभी अभी कि एक अच्छा खासा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट आपके सामने प्रेजेंट किया मैंने एक स्लाइड की मदद से 43 पेजेस का, और इसको आप प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं अपने प्रेजेंट सेशन में कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट को अच्छे से बनाने के लिए। एंड नो डाउट, विदाउट एनी हेजिटेशन मैं ये कह सकता हूँ कि ये प्रोजेक्ट आपने बनाया, प्रेजेंट किया, तो आपके टीचर और आपके आने वाले एक्सटर्नल टीचर आपके इस वर्क को देखकर बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थोड़ा बहुत लेंथी वीडियो हो सकता है, लेकिन कंटेंट भी बहुत कुछ था बताने के लिए, तो इतना तो चलता ही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल में पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।